नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह रूकरेस्ट के किले के वापर ड्रैगन बैटल होती है, लेकिन उसके अंदर रेनेस और मेलिस मारा जाता है और सनफायर और उसके राइडर एगोन सेकंड की हालत भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके बाद में दोनों टीम्स ग्रीन्स और ब्लैक्स क्या वॉर प्लान्स बना रहे थे। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं फुल सीज़न 2 के स्पॉयलर्स के साथ में। सनफायर काफ़ी ज़्यादा भारी था और उसको किसी भी कार्ट वगैरह किसी भी मालगाड़ी में ढोकर किंग्स लैंडिंग नहीं लाया जा सकता था। उसका एक पंख भी टूट चुका था, इसलिए अब वो उड़ नहीं सकता। अब किंग एगोन सेकंड को तो किंग्स लैंडिंग लेके आ गए, लेकिन वो जो सनफायर ड्रैगन था उसको वहीं पे रूकरेस्ट के बैटल ग्राउंड था वहीं पे छोड़ दिया। रूकरेस्ट का किला वैसे अब ग्रीन्स की तरफ था क्योंकि उसके लॉर्ड को तो मार दिया और अब ब्लैक्स का वहाँ पे कोई नहीं है। सनफायर उस बैटल ग्राउंड के अंदर अपने शरीर को घसीटता हुआ चलता था, जो कि कहीं दूर से देखे तो लगता है कि कोई गोल्डन कलर का कीड़ा आगे बढ़ रहा है। पहले कुछ दिन तो उसके पास में खाने के लिए वहीं पे पड़ी हुई सारी लाशें थी जो कि उस युद्ध के अंदर मरी थी, लेकिन उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। तो क्रिस्टन कोल ने ये जो रूकरेस्ट का किला था अब ग्रीन्स का ही है, तो यहाँ के कुछ सैनिकों के इसके लिए प्रबंध किया कि हर रोज़ तुम कुछ न कुछ शिप्स वगैरह भेड़ बकरियाँ इसके लिए लेके आओगे और इसको खिलाओगे। इधर किंग्स लैंडिंग में एगोन सेकंड की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इस पर क्रिस्टन कोल ने प्रिंस एमन टारगेरियन को बोला, तुम्हारा भाई जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें ही राज करना पड़ेगा। हमें एक राजा की सख्त ज़रूरत है। देखो रिल्म के अंदर कितनी इंस्टेबिलिटी है और ब्लैक्स और बाकी सारे रीच साइड में जितने विद्रोह खड़े हो चुके उसके लिए हमें एक राजा की ज़रूरत है। क्रिस्टन कोल को दूसरी बार कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद एमन टारगेरियन पहले से अंदर से भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था राजा बनने में। उसने आयरन और रूबी का बना हुआ एगोन द कॉन्करर का क्राउन अपने सिर के ऊपर रख दिया और कांच में देखने के बाद में क्रिस्टन से बोला, मेरे भाई के कंपेयर में तो मेरे सिर पे ये ताज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। प्रिंस एमन टारगेरियन ताज रखने से कोई किंग नहीं बन गया था। किंग अभी भी एगोन सेकंड टारगेरियन ही था। ये केवल प्रोटेक्टर ऑफ रिल्म और प्रिंस रीजेंट था, यानी कि अपनी भाई की जगह पर टेम्परेरी शासन करने वाला एक प्रिंस। क्रिस्टन कोल की पदवी यानी कि हैंड ऑफ द किंग की जगह उसी के लिए बरकरार रही। जेकेरस वलेरियन जो नॉर्थ की तरफ दोस्ती के बीज बोकर आया था, अब उन बीजों पर धीरे धीरे पौधे लगने शुरू हुए, यानी कि बोरो टाउन, विंटरफेल, गर्ल टाउन, सिस्टरमैन वगैरह बहुत सारी जगहों पर अब धीरे धीरे आर्मी ने इकट्ठा होना शुरू किया। एरे और नॉर्थ की सेना इकट्ठा हो रही है, इस बात की खबर लेरेस्टोंग को पता चली क्योंकि वो मास्टर ऑफ विस्पर्स है, तो उसको सब पता रहता है। उसके पास में बहुत सारे गुप्तचर होते हैं, इसलिए उसने आके क्रिस्टन कोल को इस बारे में बताया। तो क्रिस्टन कोल प्रिंस एमंड को इस बारे में बोलते, अगर नॉर्थ की सारी सेनाएं एक साथ में किंग्स लैंडिंग की तरफ आ गई तो हम उन्हें डिफेंड नहीं कर सकते और शायद किंग्स लैंडिंग उनके सामने ढह जाएगा। और वो लोग इतने ज़्यादा और इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनके साथ में डेमन की आर्मी यानी कि रिवरलैंड्स वाली तो गिनो ही मत। उन्हें किंग्स लैंडिंग जीतने के लिए रिवरलैंड्स और डेमन की आर्मी की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। अब सेनाएं केवल नॉर्थ की तरफ ब्लैक्स के लिए इकट्ठा होनी शुरू नहीं हुई थी, ओल्ड टाउन की तरफ तो काफ़ी कुछ सेना बनके तैयार भी हो चुकी थी और ये सेना ग्रीन्स को सपोर्ट करने के लिए किंग्स लैंडिंग की तरफ निकलती है। इस सेना के हेड लॉर्ड ओरमंड हाई टावर होते हैं, जिनके पास में लगभग 1000 नाइट्स होते हैं, 1000 आर्चर्स और 3000 मैन एट आर्म्स यानी कि नॉर्मल सिपाही। इसके अलावा सेल सोर्ड्स, फ्री राइडर्स, मर्सिनरीज वो तो और भी अलग। अब इतनी बड़ी सेना लेकर ओरमंड हाई टावर किंग्स लैंडिंग की तरफ रवाना होता है। अब सेना काफ़ी बड़ी है तो इनके आगे चलने की रफ्तार भी थोड़ी स्लो होती है। अब तुम्हें याद हो तो रीच की साइड में बहुत सारे हाउसेस ग्रीन्स की बजाय ब्लैक्स की तरफ चले गए। उन्हीं में से 2 हाउसेस होते हैं, जिनमें से 2 लॉर्ड होते हैं। एक तो होता है लॉर्ड एलन टार्ली और दूसरा होता है लॉर्ड एलन बिस्बरी। ये दोनों अलग अलग हाउस के होते हैं, लेकिन ये जब देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना एक साथ में किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रही है ग्रीन्स को सपोर्ट करने के लिए, तो ये उनके बीच में थोड़ी दिक्कतें करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये जाती हुई सेना के ऊपर कभी भी रात को अटैक कर देते और उनकी छावनियों को लूट देते, बहुत सारे लोगों को मार के भाग जाते वगैरह, गुरिल्ला पद्धति से लड़ रहे होते हैं। कई बार ये दोनों हाउसेस उस जो सेना का रास्ता होता है उसके आगे के गांव जाके जला देते हैं, जिससे कि वो सेना वहाँ से पास नहीं हो सकती, फिर उसको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है जंगलों में वगैरह, वहाँ पर ये छिप छिपा के उनको मार देते। ऐसे बहुत सारे नुकसान करा रहे होते ओरमंड हाई टावर का।
अब ओरमंड हाईटावर की इतनी बड़ी सेना ओल्ड टाउन से ठेठ किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रही है, तो ये थोड़ा सा आगे की साइड में जाते हैं और इनके पीछे क्या होता है, रसद सामग्री यानी कि खाने पीने का इंतजाम करने के लिए एक थोड़े बहुत सोल्जर्स का ग्रुप होता है जो कि खाने पीने की सामान ओल्ड टाउन से लेकर थोड़ा पीछे चल रहा होता है और वहाँ पे लेके आ रहा होता है। इसी बीच में लॉर्ड कॉस्टाना ऑफ थ्री टावर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो जो सारे सैनिक होते हैं उन सबको मार वार के वो खाने पीने का सामान सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर तुम समझ रहे हो तो ओरमंड हाईटावर इसके पास में बहुत ही बड़ी सेना है जो कि ग्रीन्स को सपोर्ट करने जा रही है। अब इनको ये छोटे मोटे हाउस मार वार तो नहीं सकते सबको, इसलिए इसके थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स तो एक जगह पर चल रही थी, लेकिन सबसे बुरी खबर ओरमंड हाईटावर के लिए तब आती है जब लॉर्ड थोर्डेस रोवन यानी कि जो लॉर्ड ऑफ गोल्डन ग्रोव है वो ब्लैक्स के लिए अपने बैनर्स तैयार कर देते हैं और बोलते हैं मैं इसके ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ, वो भी ओरमंड के पास में जितनी सेना है उतनी बड़ी सेना लेकर, और इसको किसी भी हालत में किंग्स लैंडिंग की तरफ नहीं पहुँचने दूंगा। अब ये बात जब ओरमंड हाईटावर को पता चलती है कि इतनी बड़ी सेना मेरे बराबरी की सेना आने वाली है उधर से, तो ये डर जाता है। ये लेटर भेजता है किंग्स लैंडिंग और बोलता है हमें हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हारे ड्रैगन्स की यहाँ पर ज़रूरत है, तो जल्दी से यहाँ पर आओ और हमारी हेल्प करो। पता नहीं ये वाली सेना कब आकर हमारे ऊपर अटैक कर देवे, और मैं जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा सपोर्ट लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहा हूँ शायद ये बीच में आने भी ना देवे। अब ये सारी खबरें लेकर क्रिस्टन कोल एमन टारगेरियन को बताता है कि देखो साउथ की साइड में भी बहुत ज़्यादा रेबेलियंस जैसा हो गया है और जो ओरमंड हाईटावर आ रहा है उसको आने भी नहीं दे रहे, और अब तो उसके ऊपर एक आर्मी आकर अटैक भी करने वाली है। तो इन सब चीज़ों को एमन टारगेरियन बहुत ही लाइटली लेता है क्योंकि उसको खुद की कॉम्बैक्ट स्किल्स और वकार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो क्रिस्टन कोल से कहता है द होर ऑफ ए ड्रैगन स्टोन इज़ ए नॉट ए थ्रेट, यानी कि जो ड्रैगन स्टोन वाली रेनीरा है वो हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। नो मोर देन रोवेंस एंड ट्रेटर्स इन दिस रीच, यानी कि रीच साइड में जो ट्रेटर्स यानी कि गद्दार लोग हैं रेबेलियन खड़े कर दिए, और जो रोवेन है वो भी हमारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर वो क्रिस्टन कोल से कहता है तुम जानते हो असली खतरा क्या है? असली खतरा मेरा अंकल डेमन टारगेरियन है। अगर एक बार वो मर गया तो उसके बाद में ये सारे जो पागल लोग हैं ना रेनीरा के सपोर्ट के लिए आ रहे हैं वो सारे के सारे भाग के अपने कैसल्स में चले जाएंगे। तो अपना फोकस डेमन के ऊपर करो, इन छोटे मोटे लॉर्ड्स के ऊपर नहीं। अब इधर ड्रैगन स्टोन की तरफ रेनीरा भी कुछ सही हालतों में नहीं होती है। उसके पहले एक बच्ची का जन्म हुआ था जो कि मरी हुई थी। उसके बाद में लुकेरस वलोरियन की भी डेथ हो गई उसके बेटे की, जिसकी वजह से वो टूट चुकी थी अंदर से। तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से वो अभी स्ट्रांग नहीं थी। जब रेनेस और मेलेस के मरने की खबर यहाँ पर ड्रैगन स्टोन पहुँची तो सबसे ज़्यादा गुस्सा लॉर्ड कोलोरस वलोरियन हुआ। वो रेनीरा के पास में आया और इसको डांटने लगा। फिर इन दोनों के बीच में तीखी नोक-झोंक हुई। कोलोरस वलोरियन रेनीरा को बोलता है रेनेस नहीं, तुम मरना चाहिए थी। लॉर्ड स्टैंटन ने हेल्प के लिए तुम्हें लेटर भेजा था, हमें थोड़ा ना भेजा। और जब तुम हमारी क्वीन है तो ये तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम जाकर आगे लड़ो। और एक बार का मान लिया रेनेस जा भी रही थी तो उसके साथ में अपने लड़कों को क्यों नहीं भेजा? पूरा का पूरा टाउन ड्रैगनस्टोन जानता है कि वो दोनों लड़के जेकेरियस और जोफ्री उसके साथ में जाना चाहते थे। शायद वो दोनों उसके साथ में रहते तो ये हादसा नहीं होता। तुमने रेनेस को मरवा कर खुद की और अपने बच्चों की जान बचा ली। ऐसा कोई क्वीन कर सकती है क्या? अब इसके अलावा भी कोलोरस वलोरियन और रेनीरा के बीच में तीखी बहस होती है। और जो रेनीरा पहले ही दुख में थी वो अब रेनेस की मौत की वजह से और ज़्यादा दुखी हो गई। मशरूम कहता है शायद ये रेनीरा के लिए सबसे ख़राब टाइम था और इस टाइम पर मैं ही उसके साथ में क्वीन काउंसलर बनकर रहता था। ब्लैक्स को जितने भी डिसीजंस लेने होते थे वो रेनीरा से पूछते और रेनीरा को मैं बताता था आखिर क्या करना है। तो एक तरीके से मैं एक इनविजिबल किंग बन चुका था और ब्लैक्स को रूल कर रहा था। पर मैं तुम्हें बता दूँ ये मशरूम बड़े फेंको आदमी है। इसकी कहानियाँ भले इंटरेस्टिंग हो लेकिन सच्ची हो 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिस्ट्री के दूसरे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग भले ही रेनीरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक मशरूम पागल आदमी से पूछेगी कि कैसे वॉर करना है, कैसे राजकाज चलाना है। उसके पास में राजकाज डिस्कस करने के लिए पूरी ब्लैक काउंसिल थी और उसके 4 लड़के भी अभी उसी के साथ में थे, जिनके बारे में रेनीरा कहती है ये मेरे कंसोलेशन और मेरी स्ट्रेंथ है। अभी ड्रैगन स्टोन पर एगोन द यंगर और विस्रेस थे, जो कि दोनों रेनीरा और डेमन के लड़के हैं। एगोन अभी 9 साल का और विस्रेस अभी 7 साल का था। इनके अलावा रेनीरा और ग्लेनोर वलोरियन के लड़के
यानी कि जेकेरस वैलोरियन जो कि अभी 15 साल का होने वाला था, और जोफ्री वैलोरियन जो कि अभी 11 साल का था। अब जेकेरस वैलोरियन काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसको राजकाज की समझ थी और वो नॉर्थ के अंदर अपनी राजनीति दिखा के भी आ गया। अब इसने देखा कि वेल की तरफ से कोई भी समाचार नहीं आया कि कब वहाँ से एक सेना आने वाली है, तो इसके लिए शायद पहले मुझे अपनी शर्त पूरी कर देनी चाहिए, जिससे कि वेल की महारानी यहाँ पर अपनी सेना भेज देवे। शर्त के अनुसार वेल ऑफ एरे की महारानी जेन एरेन को कुछ एक ड्रैगन राइडर्स चाहिए थे, जिससे कि उसको थोड़ी पावर वाली फीलिंग आए, और इनको सेना चाहिए थी। तो जैक डिसाइड करता है कि इसका छोटा भाई जोफ्री वैलोरियन अपना टायरेक्सस को लेकर वहाँ पर जाएगा और वहीं पे वेल ऑफ एरे के वहाँ पर रहेगा। शायद जैक जोफ्री को वहाँ पर इसलिए भेज रहा था क्योंकि ये इसको वॉर के अंदर नहीं उतारना चाहता, अभी जोफ्री काफ़ी छोटा है तो ये लड़ने के काबिल नहीं है, यूँ सोचकर। जोफ्री भी ये बात मान रहा नहीं होता है, उसको भी खुद को प्रूव करना होता है, बैटल लड़नी होती है, इसलिए वो वहाँ पे जाने से मना कर रहा होता है बार बार। लेकिन बाद में जेकेरस वैलोरियन जोफ्री को समझा देता है कि वहाँ पर वेल ऑफ एरे का तुम्हें किला प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पर एमन कभी भी अपना ड्रैगन लेकर आ सकता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर उनकी सुरक्षा करनी है। फिर जैसे तैसे समझाकर जोफ्री को वहाँ पर भेजने के लिए रेडी कर देते हैं। जोफ्री के साथ में वहाँ पर प्रिंस रेना को भी भेजा जाता है, जो कि लाइना वैलोरियन और डेमन टारगेरियन की छोटी लड़की थी। प्रिंसेस रेना ने कई बार कोशिश की, कई सारे ड्रैगन एग्स को हैच करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी ड्रैगन्स नहीं निकले, और जो भी निकलते वो सारे मर जाते या कुछ दिन जिंदा रहने के बाद में मर जाते। फिलहाल तो अभी इसके पास में कोई ड्रैगन नहीं था, लेकिन जब इसको वेल ऑफ एरे भेजा गया तब इसके साथ में 3 ड्रैगन एग्स दिए गए, जिससे कि एक से नहीं निकलेगा तो कम से कम दूसरे तीसरे से तो निकल ही जाएगा कोई नहीं कोई ड्रैगन, और आखिरकार इसको भी एक ड्रैगन मिल जाएगा। प्रिंसेस रेना की ट्विन सिस्टर यानी कि उससे बड़ी वाली बेला, इसको भी कहा गया कि तुम भी वेल ऑफ एरे चले जाओ और वहीं पे रहना, लेकिन ये वहाँ पर जाने से साफ मना कर देती है। ये बोलती है मैं अपने मून डांसर यानी कि इसका एक ड्रैगन होता है जो कि काफ़ी छोटा होता है, बड़ी मुश्किल से उसको उठा पाता है, ये बोलती है मैं यहीं पे रहूँगी और यहाँ पर बैटल लड़ूंगी। कहा जाता है बेला ने यहाँ पर सबके सामने 2-3 बार बोला भी कि मेरी और जैक की शादी करवा दो, लेकिन जैक खुद ही मना कर देता था। वो बोलता था जब तक ये वॉर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। लेकिन मशरूम के अकॉर्डिंग जेकेरस वैलोरियन की पहले ही शादी सारा स्नो के साथ में हो चुकी है नॉर्थ के अंदर, इसलिए ये सेकंड शादी वापस इसके साथ में नहीं करना चाह रहा होता है, और जैसे तैसे करके इस शादी को बस पोस्टपोन कर रहा होता है। प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन यानी कि जेकेरस वैलोरियन को अपने छोटे भाइयों की भी चिंता थी, यानी कि एगोन द यंगर जो कि अभी 9 साल का है और उसके पास में एक ड्रैगन है जिसका नाम है स्टॉर्म क्लाउड, और दूसरा विसरेस टारगेरियन जो कि अभी 7 साल का है। तो इन दोनों को भी वॉर से बचाने के लिए, और जैक को पता था अब यहाँ पर बैटल चलेगी तो कब कौन सी सिटी किसके पास में चले जाए किसी को नहीं मालूम, तो कभी भी वो एमंड यहाँ पे ड्रैगनस्टोन पे आके इनको मार डाले, तो इसकी सेफ्टी के लिए इन दोनों को एसोस भेजने की बात होती है। एसोस में भी पेंटोस में जब डेमन टारगेरियन अपने वोकेशंस पे गया था लाइना के साथ में, उसके अलावा वो बहुत सारी सिटीज़ पहले भी घूम चुका है, तो वहाँ के बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स, व्यापारी लोग, मर्चेंट्स, काफ़ी सारे लोग उसको जानते और पसंद करते, काफ़ी अच्छे खासे दोस्त होते इसके, तो उन्हीं के पास में इन दोनों भाइयों को भेजा जाना था। इनके लिए कोलोरस वैलोरियन एक शिप अरेंज करता है जिसके अंदर एगोन द यंगर जो कि 9 साल का है, उसके साथ में स्टॉर्म क्लाउड होता है जो कि उसका छोटा सा ड्रैगन है, और विस्ट्रेस के पास में अपना ड्रैगन एग होता है जिसको भी वो अपने साथ में एसोस लेके जाता है। एगोन द यंगर और विस्ट्रेस दोनों रॉयल मेंबर्स जा रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए कोलोरस वैलोरियन इनके साथ में 7 बहुत ही बड़ी बड़ी वॉरशिप्स को भेजता है जो कि इनको सही से वहाँ पर एसोस छोड़ के आए, और बीच में अगर कोई और आर्मी वाले आए तो उसके साथ में लड़ लेवे। अब इसके बाद में तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना कि इनकी और क्या प्लानिंग्स होती है और ड्रैगन्स का ये लोग क्या करने वाले दोनों टीम्स वाले। फिलहाल तो मेरे को भी एसोस जाना है उन वारशिप्स के ऊपर जिनके ऊपर ये यंग प्रिंसेस जा रहे हैं, वहाँ पर जाके इनके थोड़ा रहने वहने का इंतज़ाम करना है मुझे। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।